नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ब्रेन कंपटीशन क्लासेस में मैं अभिषेक दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज की जो वीडियो है तद्धित प्रत्यय जो भी आपने कल की वीडियो में पढ़े उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नावली है और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो को देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और इस वीडियो से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी आपके इसमें प्रश्न पूछे गए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगे, उपयोगी होंगे। तो आइए चलते हैं आपकी प्रश्नावली पर। आपका जो पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक इत्यत्र कः प्रत्यय, यानी कि ऐतिहासिक जो पद दिया गया है इसमें प्रत्यय पूछा गया है, इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो आप लोगों को इनकी प्रत्येक पहचान बताई गई है। जैसे कि इसके जो पहला विकल्प है ऐतिहास धन ठक, दूसरा इतिहास धन ठक, तीसरा इतिहास धन एक और चौथा है ऐतिहास धन एक। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो ये वाले जो एक वाले जो हैं ये तो आप कैंसिल कर दो, ये दो तो विकल्प होंगे ही नहीं क्योंकि एक प्रत्यय नहीं होता, एक शेष जरूर बचता है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि इसमें पीछे से अगर आप देखें तो इसमें पीछे एक का उच्चारण हो रहा है, ऐतिहासिक में एक मिल रहा है और एक जो मिलता है वो ठक प्रत्यय के साथ मिलता है। आपको बताया था एक जो मिलता है वो ठक प्रत्यय के साथ मिलता है। अब ठक प्रत्यय जो है वो दो जगह लगा हुआ है, तो दो जगह जब लगा हुआ है अब इन दो में से विकल्प आपको चुनना है। तो इतिहास तो कोई शब्द नहीं होता, इतिहास शब्द होता है। तो इतिहास धन ठक, और जब ठक प्रत्यय लगाते हैं तो प्रथम स्वर में वृद्धि करनी पड़े, तो ई का यहाँ करना पड़ा ऐ, तो ऐतिहासिक। तो इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, ऐतिहासिक में इतिहास धन ठक। अगला आपका प्रश्न आता है, पटुतरः लघुतरः गुरुतरः एतेषु प्रत्ययः वर्तते, यानी कि पटुतरः लघुतरः गुरुतरः इन पदों में कौन सा प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय होगा नहीं, तुमुन में तुम शेष मिलता है। लेप में आगे विसर्ग मिलता, आगे आपका कोई ना कोई उपसर्ग होता है और पीछे या मिलता है। लेप और ये जो दोनों प्रत्यय हैं ये कृत प्रत्यय हैं, यानी कि ये क्रियाओं के साथ लगते हैं। तो ये जो इनमें कोई क्रियापद तो है नहीं, तो ये दो प्रत्यय आपके नहीं होंगे। अब आपके पास बचते हैं दो प्रत्यय, तमप और तरप। तमप में तम शेष बचता है, तरप में तर शेष बचता है। तो पटुतर लघुतर गुरुतर, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा तरप, यानी कि इसका जो सही विकल्प होगा चौथा डी, तरप प्रत्यय। अगला आपका है तरप इति प्रत्ययस्य प्रयोगम भवति, यानी कि तरप जो प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है, कहाँ होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा द्वयो एकस्य निर्धारणे, इसका जो सही विकल्प है वो है सी, तीसरा विकल्प द्वयो एकस्य निर्धारणे, यानी कि जब किसी दो की तुलना किसी एक व्यक्ति से की जाती है तो उसके निर्धारण में तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब बहुत की तुलना हो बहुस तो तमप का किया जाता है, जब बहुसो निर्धारण तो यहाँ पर आपका विकल्प होगा तमप। अन्यथा तरप की जब बात है तो केवल दो की तुलना किसी एक व्यक्ति से की जाए। अगला है आपका प्रश्न, ज्ञानवान धनवान मेधावान इति शब्देषु कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। ज्ञानवान धनवान मेधावान इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो सत्र में अत अंति अन शेष बचता है और ये एक आपका कृत प्रत्यय है। सानच में आन या मान बचता है, ये भी एक आपका कृत प्रत्यय है, यानी कि ये दो प्रत्यय जो हैं वो क्रियाओं के साथ लगते हैं। और यहाँ ज्ञान धन मेधा ये कोई क्रियाएं नहीं हैं, तो ये दो पद आपके कैंसिल हो जाते हैं। अब आपके पास दो शब्द बचते हैं, मतुप और वतुप। अब अगर मतुप और वतुप की बात करें तो मतुप में मत यानी कि मान मति मत, वान वति वत ये आता है और वतुप में केवल वान वति वत आता है। यानी कि ये जो प्रत्यय हैं
इनमें आपका मतों प्रत्यय भी होता है और वतुप भी होता है। तो कल की वीडियो में आपको दोस्तों बताई थी कि जब ऐसी स्थिति आए तो मुझे कौन सा विकल्प चयन करना है। तो जब ऐसी स्थिति आए तो ऐसी स्थिति में आपको मतुप का चयन करना होता है। ज्ञानवान, धनवान, मेधावान, इनमें आपका वतुप प्रत्यय भी है, लेकिन जब मतुप और वतुप दोनों विकल्प में दिए हों और एक इनमें से कोई एक अन्य विकल्प ये ना दिया हो कि उपरोक्त दोनों, तब आपको क्या करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले मतुप का चयन करना होता है। मतुप जब विकल्प में ना दिया जाए उसके बाद वतुप को चयन करना होगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा मतुप। अगला आपका प्रश्न है, तल इति प्रत्ययस्य प्रयोगम भवति। तल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो तल प्रत्यय का प्रयोग भाव के अर्थ में करते हैं और इसका जो सही विकल्प होगा भावार्थ है, यानी कि भाव के अर्थ के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग। और तल प्रत्यय में अंत में ता शेष मिलता है, जैसे प्रभुता, लघुता, मित्रता, शत्रुता। तो इस प्रकार के जब ता पीछे मिल जाए तो वहाँ होता है तल प्रत्यय और ये सिर्फ भाव के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रत्यय है। अगला आपका प्रश्न आता है, छठवां प्रश्न, महत्तम पदे प्रत्यय अस्ति। महत्तम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें देख रहे हैं आपके, इसमें तम देखने को मिला पीछे, तो तम आपका तरफ होगा नहीं, ठक होगा नहीं, घाय होगा नहीं। जब ये तीन नहीं होंगे अब आपका प्रत्यय बचता है तमप। तो महत्तम में आपका तमप प्रत्यय होगा और इसका सही विकल्प होगा वो होगा ए। अगला आपका सातवां जो प्रश्न है, उत्तमावस्था बोधका प्रत्यय अस्ति। उत्तमावस्था का ज्ञान कराने वाला प्रत्यय कौन सा है। ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो उत्तमावस्था का बोध कराता है। तो उत्तमावस्था का जो बोध कराता है वो है तम प्रत्यय। यही अगर प्रश्न ये होता कि उत्तरावस्था का बोध कौन सा प्रत्यय कराता है, तो उत्तरावस्था का प्रत्यय जो बोध कराता है वो है तरप प्रत्यय, उत्तरावस्था का कराता है, और तम प्रत्यय जो है वो उत्तमावस्था का कराता है। तो आपका जो सातवां प्रश्न है इसका जो सही विकल्प होगा तम प्रत्यय। आपका आठवां प्रश्न आता है, लौकिकी इत्यत्र कः प्रत्यय, यानी कि लौकिकी में प्रत्यय कौन सा होगा। तो इकी ये दो जो पहले और दूसरे जो विकल्प हैं ये प्रत्यय नहीं होते, तो इनको तो ये तो आप हटा ही दो। अब आपके पास दो प्रत्यय बचते हैं, लोक धन ठक, लोक धन ठय। ठक में भी एक शेष मिलता है, ठय में भी एक शेष मिलता है, लेकिन ठय जो प्रत्यय है ये सिर्फ कालबोधक शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो ये लोक जो है ये कोई कालबोधक शब्द नहीं है, ये समय का ज्ञान नहीं कराता है। तो लौकिक लोक का हो जाएगा लौकिक, लौकिकी। तो एकी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए लौकिकी किया। तो लौकिक, तो इसमें इसका जो सही विकल्प होगा ठक प्रत्यय होगा इसमें, और इसका सही विकल्प होगा वो है सी, लौक धन ठक प्रत्यय। अगला आपका नौवां प्रश्न है, रेवती धन अड़, इसके साथ क्या बनने वाला पद होगा। तो जब अड़ या प्रत्यय लगाया जाता है तो अड़ प्रत्यय के साथ क्या करना पड़ता है, एक तो आदि वाले स्वर की यानी कि पहले वाले स्वर की वृद्धि करनी होती है और अंत में आके मात्रा विसर्ग लगी हुई होती हैं। तो देखो अगर हम आगे से देखें, जो पहला विकल्प है आपका रैवतः, दूसरा है रैवितकः, तीसरा है ऐरावतः, चौथा है रैवत्यकः। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ इसका देखो वृद्धि इसमें हो की नहीं गई, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। ऐरावता तो कतई नहीं होगा, ये तो होना ही नहीं है। रेवती लिखा है, रेवती का ऐरावत कैसे हो सकता है। तो रैवितकः यहाँ एक मिल रहा है, जबकि अड़ प्रत्यय में एक नहीं होता है, तो ये भी आपका विकल्प कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आपका नौवें प्रश्न का सही विकल्प होगा वो होगा रैवतः। ता पर देखेंगे आप आके मात्रा भी है, विसर्ग भी हैं, और रा पर देखो यहाँ पे पहले ए है उसके बाद किया गया आय, यानी कि वृद्धि की गई, तो रैवतः। तो नौवें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है आपका पहला विकल्प। अगला है, तद्धित प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण क्या है। शयाना, गति, पचन, श्रीमान। तो शयाना में देख रहे हो आप लोग, इसमें सी धातु है और शयाना में जो प्रत्यय जो लगाया गया है इसमें आना मिला है और इसमें सानस प्रत्यय लगाया गया है। कौन सा प्रत्यय, सानस। जब आन या मान का उच्चारण मिले क्रिया धातुओं में तो उसमें सानस प्रत्यय होता है। गति में इसमें ती मिला तो इसमें आपका कितन प्रत्यय होगा, और गति में गम धातु है तो ये भी एक क्रियापद है।
पचन में आपका सत्र प्रत्यय लगाया हुआ है, इसमें अन है लास्ट में, अन अंति अत जब मिलता है तो आपका सत्र प्रत्यय माना जाता है। इसमें पच धातु है, यानी कि ये जो तीनों विकल्प हैं ये आपके तीनों विकल्प क्रियापद हैं, इसमें धातुएं दी गई हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय में धातुएं नहीं प्रयुक्त की जाती हैं। तो आपका प्रश्न जो है वो तद्धित प्रत्यय से संबंधित है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी श्रीमान, यानी कि इसमें जो श्री है वो क्रियापद नहीं है। तद्धित प्रत्यय केवल और केवल शब्दों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं और कृत प्रत्यय केवल क्रियापद के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, धातुओं के साथ लगते हैं। तो सी इसमें धातु है, इसमें गम धातु है, इसमें पच धातु है। तो ये जो तीनों जो एग्जाम्पल हैं ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। और श्रीमान तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है जिसे तद्धितांत कहते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है आपका डी। अगला आपका है 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें, आम्रमयः इत्यत्र कः प्रत्यय, आम्रमय में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया। तो आम्रमय, इसमें मय लास्ट में मिला और मय जो मिलता है वो मयट प्रत्यय में लास्ट में मिलता है, तो इसका सही विकल्प होगा मयट। तमप में तम मिलता है, ल्युट में आपका नम या अड़म लगाया जाता है और वो भी क्रियापदों में लगाया जाता है, जैसे पठनम, गमनम, भ्रमणम, श्रवणम। तो ये ल्युट जो है ये आपका कृत प्रत्यय है, जबकि आम्र जो है एक संज्ञा सर्वनाम से संबंधित पद है, यानी कि एक शब्द है और इसमें तम प्रत्यय होगा नहीं क्योंकि इसमें तम नहीं लगा है। इसमें मयट में मया शेष बचता है, तो आम्र मया का सही विकल्प होगा सी मयट प्रत्यय। अगला आपका 12वां प्रश्न है, वाच धन मयट बराबर क्या होगा, इसमें कौन सा शब्द बन करके तैयार होगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो वाचमया या वांगमया या वांगमया या इनमें से कोई नहीं। तो वाचमया आप लोग देख रहे हैं कोई शब्द नहीं होता है, इसका वैसे सही शब्द है वांगमया, ये वाला वांगमया, वाणी से मय, वाणी से युक्त। तो मयट जो प्रत्यय है ये प्रचुरता के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है और वांगमया इसका सही विकल्प होगा वाच धन मयट। अगला आपका है प्रत्यय 13वां प्रश्न है आपका, ज्ञानन मायन एतयो प्रत्यय वर्तते, यानी कि ज्ञानन और मायन ये जो दो पद दिए गए हैं इनमें कौन सा प्रत्यय है। इनमें देख रहे होंगे आप, ज्ञानन मायन में आप लोगों को लास्ट में इन का उच्चारण मिल रहा है, इन का उच्चारण, और इनका उच्चारण दो प्रत्ययों में मिलता है। एक ऋणी प्रत्यय में भी इन मिलता है, इसमें भी आपका इन लगाया जाता है, और इन्हीं प्रत्यय में भी आपका इन शेष बचता है अंत में। तो अब इनमें से कौन सा होगा। तो ऋणी जो प्रत्यय है ये आपका कृत प्रत्यय है, ये क्रियाओं के साथ लगाया जाता है, इन्हीं या आपका शब्दों के साथ लगाया जाता है। अब आप लोगों को बस ये देखना है कि ज्ञान और माया ये क्रियापद हैं या शब्द हैं। तो ज्ञान और माया ये आपके क्रियापद नहीं है, तो इसमें होगा आपका इन्हीं प्रत्यय। तो मायन ज्ञानन में जो आपका प्रत्यय हुआ वो इन्हीं प्रत्यय, और ये आपका शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है, और इन्हीं आपका कृत यानी कि क्रियाओं के साथ प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न, कौन्तेय, कौन्तेय में कौन सा प्रत्यय होगा। तो कौन्तेय की अगर हम बात करें तो कौन्तेय माने होता है कुंती की संतान। तो इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय, यानी कि कौन्तेय की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। कौन्त धन ए ये भी नहीं होगा, कौन्त धन एयः ये भी नहीं होगा, कुंती धन अड़ ये भी नहीं होगा, कुंती धन एया ये भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन्तेय, कौन्तेय में अब आप लोग यहाँ पे देखें, अंत में देख रहे होंगे आप, अंत में आपकी मात्रा विसर्ग हैं, और पहले पद में देख रहे होंगे आप, पहले वर्ड में दीर्घ भी है, और दीर्घ ये केवल आपका मिलता है अड़ प्रत्यय में। और अड़ प्रत्यय की अगर आपको एक पहचान और बता दें, जहाँ जिस पद का अर्थ किसी संतान से संबंधित निकले, जैसे कौन्तेया कुंती की संतान, वासुदेवा वसुदेव की संतान, तो इस तरीके के जब प्रत्यय मिलते हैं तो वहाँ अड़ प्रत्यय केवल प्रयुक्त होता है। तो कुंती धन अड़, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी कुंती धन अड़। अड़ में आ का शेष मिलता है आ, और का पे जो ओ के मात्रा उसका हो जाता है अब की जगह पे औ, तो ये आपका कौन्तेय आपका शब्द बनता है। अगला आपका 15वां जो प्रश्न है, अपत्यस्य अर्थे कः प्रत्यय प्रयुक्त। अपत्यस्य, अपत्य का मतलब होता है पुत्र या पुत्री के अर्थ में, पुत्र या पुत्री के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो अभी अभी दोस्तों आपको बताया कि अड़ जो प्रत्यय है
वो प्रयुक्त किया जाता है। तुलसी की संतान, या अर्जुन की संतान, कुंती की संतान, वसुदेव की संतान, इस तरीके के जब अर्थ मिलते हैं तो वहाँ आपका हो जाता है अड़ प्रत्यय। तल में ता शेष मिलता है, त्वा में त्वा, तरफ में तर। तो ये जो प्रत्यय है आपका, ये सारे प्रत्यय इनमें प्रयुक्त नहीं होंगे। तो इसमें जो अड़ जो है वो अपत्य के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से आपके जो 15 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग इन प्रश्नों को सावधानी से देखें, अंत तक देखें वीडियो को, और वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो PDF फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी, और ये वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिलेगी। प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। धन्यवाद।